जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र के टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें मौलिक अधिकार तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इससे बनने वाले सभी टफ क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसका क्या होगा? तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं या फिर कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसमें डी हो जाएगा, न तो एक न ही दो। देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व होते हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं और विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः जो डीपीएसपी है न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करता और न ही कार्यपालिका की, इसलिए राइट हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा सही है, कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं और वे इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो 2 और 3 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ये गलत है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग 4 के उपबंध जो हैं वो मतलब इसे न्यायपालिका द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता है, और इसके जो उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और तथापि इस भाग के नए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों, शिक्षा तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उन्नयन, आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सी, ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टफ क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्राम पंचायतों का गठन का संबंध किससे है। तो ग्राम पंचायतों का गठन पूछा है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल 40 है, समान आचार संहिता जो है वो 44 है, कृषि एवं पशुपालन वो 48 है, और न्यायपालिका का पृथककरण जो है वो 50 है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है 51 है। ई ऑप्शन इसमें दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 40 पे क्या है, आर्टिकल 40 क्या है। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा मतलब काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, और 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। फिर यहाँ पे दिया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी, न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो पृथककरण है वो आर्टिकल जो है 50 में है। 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, और 44 में समान नागरिक संहिता है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए, क्या होगा इसमें। तो इसमें यही हो जाएगा, पूछा है सुमेलित युग्म पहचाना है, तो डी, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान वेतन जो आर्टिकल 39 कहता है, समान नागरिक जो मतलब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 से है, कृषि पशुपालन जो 48 है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 है, और वहीं अगर पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए वेतन तो 39 घ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है वो 50 है। अनुसूचित जाति पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सी,
और अनुसूचित जातियों जनजातियों का शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये भी सही है। और आर्टिकल 46 ग्राम पंचायतों का गठन तो सही है, लेकिन ये जो सहकारी सोसाइटी कह रहा है, तो देखिए आर्टिकल 43 ए में उद्योगों का प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा उठाने हेतु बंद सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 बी में कही गई है। मतलब जो सहकारी वाला संबंधित है वो 43 बी है, और 43 ए का जो संबंध है वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने वाला है। फिर नेक्स्ट है कथन 31 है। कथन कह रहा है मनरेगा हर परिवार में के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण कह रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। क्या ये सही है? तो इसमें है सी, ए सही है परंतु आर गलत है, कि मनरेगा जो हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, लेकिन रोजगार का जो अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है, ये गलत है। पढ़ते हैं हम इसको कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में भारत लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 41 के प्रावधानों जैसे कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है कि अनुसरण में लाया गया है, और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार में रोजगार अधिकार को शामिल नहीं किया है। तो ये जो कारण है वो आर्टिकल 41 से संबंधित है। नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन में देखते हैं 41 कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई है। ये 41(1) है इसका। फिर नेक्स्ट है संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका सी हो जाएगा, बच्चों के और स्त्रियों के और जनजातियों के। चौथा नहीं होगा। संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत प्रदान करता है। किसके? बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो इसका हो जाएगा बी, केवल 2। मादक पेयों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग को प्रतिषेध, केवल 2 इसमें हो जाएगा कि मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब नेक्स्ट इसमें है कि मादक पेय, इसमें पूछा सही कौन सा है? तो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। मानव की दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध जो है ये फर्स्ट जो है ये गलत है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया। मानव की दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध मूलाधिकारों के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल 23(1) के तहत आता है। भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। इसमें क्या रहा है? पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक जो सिविल संहिता सुरक्षित करना। तो इसमें पूछा है ना, नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है। तो इसमें है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता को सुरक्षित करना। दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। बी ऑप्शन इसमें सही कह रहा है। दूसरा और तीसरा, पहला गलत क्यों है? कि इसमें कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता। अब हम देखते हैं इसमें क्या गलत है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया
किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत और सहकारी आधारों पर बढ़ाने पे आर्टिकल जो 43 अनुसूचित जाति जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा अर्थ संबंधी हितों को आवृत्ति और आर्टिकल 46 है। और वहीं मादक और पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग जो है वो आर्टिकल 47 गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों को सुधार का प्रयास जो आर्टिकल 48 है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बी विकल्प जो है सही होगा। इसमें पूछा है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि उपयुक्त में से गांधीवादी सिद्धांत के मतलब पूछा है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक में सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राज्य देश के पर्यावरण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये जो है ये सही है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना, तो ये भी सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्देश जारी करती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 39 क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सेवा प्राधिकरण को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट 52 है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें पहला जैसे कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तीसरा दिया है कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, ये गलत है, सभी वरिष्ठ नागरिक को। तो इसमें तीसरा और जो चौथा है गलत है, पहला दूसरा जो है इसमें सही है। तो देखते हैं इसमें पढ़ते हैं कि जो संविधान में डीपीएसपी के आर्टिकल 39A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं, जैसे कि महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप पीड़ित, और चौथा औद्योगिक कामगार। पांचवा है मानसिक एवं रोगी दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति। सातवां है वे व्यक्ति जिनका वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है। आठवां मानव तस्करी बेगार, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख तथा या 3 लाख रुपए निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति, 2 लाख रुपए से कम वार्षिक वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। और वहीं दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। तो हो सकता है कभी मतलब क्वेश्चन बनाए तो ये वरिष्ठ नागरिक वाला दे सकता है, इसलिए हमें एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है। 55 नंबर क्वेश्चन है डीपीएसपी के सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। इसमें हो जाएगा मद्य निषेध, पहला इसमें बस सही होगा। उसके बाद मद्य निषेध जो है वो आर्टिकल 57 के तहत मतलब डीपीएसपी सिद्धांतों का विषय है। जबकि जो फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध जो कि आर्टिकल 24 है, बेगार एवं बालाश्रम निषेध जो आर्टिकल 23 है, अस्पृश्यता निषेध जो आर्टिकल 17 के मौलिक अधिकार के भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 58। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी दिया। भारत सरकार द्वारा आरंभ में किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान उपयुक्त बंधों में कौन से हैं? बी है केवल 3,
पढ़ते हैं हम इसको कि जैसे राज्य के 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त डीपीएसपी तत्वों के अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? इसमें है सामान्य कार्य एवं सामान्य वेतन के लिए और समान नागरिक संहिता, पहला और दूसरा, इसमें बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक में अनुच्छेद जो 39 घ है, जिसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि आर्टिकल 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, हालांकि ये भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य से बनने वाले टफ क्वेश्चन को हम देखें। पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य विषयों में सही है? इसका हो जाएगा इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा कह रहा है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। डी हो जाएगा न तो एक न ही दो। इसको हम एक बार देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 क के तहत जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। जैसे नीति निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी, उसका मतलब न्यायालय में न्यायोचित नहीं है, ऐसे ये भी है। अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। तो यहाँ पे दिया एक विधायी प्रक्रिया, तो वैसे ही गलत है। और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ दिया ये का कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, इसलिए कथन जो है गलत है। और इसके अलावा जो मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, तो दूसरा भी जो है हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टफ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 के सदस्य रहे हैं, इसमें कौन रहे हैं? तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ए बी डी, ए आर अंतुले और ए एस रे, और डी सी एम स्टीफन। ए आर अंतुले, ए एस रे और सी एम स्टीफन जो हैं ये स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, जबकि हरदेव जोशी जो है वो नहीं रहे हैं। 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा फिर वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य, जिसमें ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया। अतः मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त जो विकल्प दिए हैं ए आर अंतुले, एस एस रे और सी एम स्टीफन इस समिति में शामिल थे, जबकि हरदेव जोशी जो है वो नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जाता है। परमादेश द्वारा क्या है? तो प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके जिम्मेदार नहीं हो सकती, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये जो है 51 का जो इसमें मौलिक कर्तव्य है। फिर एक नागरिक मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। सी हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये गलत है क्योंकि ये जो आर्टिकल 17 के तहत है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, ये भी सही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन को सुधार की भावना का विकास, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन, जो ये डीपीएसपी है, आर्टिकल 40 इसका आंसर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया 26, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो इसका डी हो जाएगा देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ये नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, 1, 3, 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है। सी ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग, ये नहीं होगा। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास, ये सही है। और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, तो 1, 3, 4 वो जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो दिया है कि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा और प्रावधान जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये जो है ये गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिया है कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है। इसमें कौन सा तत्व है जो भाग 4A में वर्णित नहीं है। इसमें हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये नहीं 4A में वर्णित है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करने को दिया है भाग 2 का संबंध किससे है, नहीं कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो डी भाग 5 जो मूल कर्तव्य दिया गलत है, 4A जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये तो 51 ग से संबंधित है। फिर है प्राणियों के प्रति दया भाव, ये 51 क 6 के प्रति है। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना, तो इसका हो जाएगा 51 क जो है। और और फिर है ज्ञान अर्जन वाला राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का और कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये तीसरा हो जाएगा आर्टिकल 15। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है राष्ट्रपति से बनने वाले हम जितने भी टफ क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। तो इसमें है पहला क्वेश्चन दे रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, क्या ये सही है। तो इसमें जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत का जो राष्ट्रपति है निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का राजा जो है वंशानुगत होता है, इसलिए दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है, ये दोनों भिन्न है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है। संविधान का अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति का राष्ट्रपति में निहित है, कथन तो सही है लेकिन संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। ये अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार जो मतलब कथन सही है, कारण गलत क्यों है आर, तो क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, इसमें बी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, स्पष्टीकरण नहीं करता है, व्यवसाय वगैरह दे देगा, स्पष्टीकरण नहीं करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, रक्षा बलों का जो सर्वोच्च वो कमांड राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ये सही है परंतु आर गलत है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां जो है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये गलत है। तो देखिए 52 आर्टिकल जो 53(2) है, अधीन संघ रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो सुप्रीम कमांड होता है वो राष्ट्रपति में निहित है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद दिया है कि परंतु उसका जो प्रयोग होता है वो विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है लेकिन कारण जो गलत है। इसमें कहा है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, विधि द्वारा ही विनियमित होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो ये तो सही है। और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये आठ दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं, बल्कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये सही है। और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, डी ऑप्शन सही है। पहला, तीसरा और चौथा जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये तो गलत है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये तो सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो संघ में जो है ये गलत है क्योंकि सिर्फ ना पुदुचेरी और दिल्ली था। चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो ये है सी, लोकसभा से चुने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से चुने होते हैं, और तीसरा है राज्य विधानसभा के से चुने होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है गलत है। पढ़ते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। कहाँ पे, तो दिल्ली और पुदुचेरी। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर पद धारण करेगा। वह अपने पद की अवधि को समाप्त हो जाने पर भी पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर ले। ये किस में कहा गया है, तो 56 में। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधान खंड सभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव है जो स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव के इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता और न ही अवैध ठहराया जा सकता। किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी है, तो डी सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है 25। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो क्या है इसमें, एक निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य के मत का मूल्य, तो सभी निर्वाचित विधानसभाओं सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। वैसे इतना टफ क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है आरओ के एग्ज़ाम में, फिर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर याद रहेगा तो आ जाएगा, तो ट्रिक तो हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला दिया है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। इसमें क्या सही है? केवल 1 सही है। 1 क्यों सही है? जो कह रहा है इसमें कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, वह राज्य विधानमंडल में के उच्च सदन का सदस्य हो। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है इसमें उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, गलत है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, दूसरा सही है। इसी संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन केवल दूसरा सही है। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 58 के अनुसार योग्यताएं होनी चाहिए। तो कौन सी? नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित संसद में नहीं है किसी भी सदन का, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक हो। इसी प्रकार उसे संसद का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, इसमें दिया क्वेश्चन राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो कथन सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, तो ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। अनुच्छेद जो 79 के अनुसार भारत का संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, और साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या है। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? कौन सी हैं? विधेयकों की आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये है। तीसरा है विधेयकों को रोक कर रखना, और उसके बाद दिया है संसद को संदेश भेजना। यह जो है स्वविवेकी शक्तियाँ राज्यसभा और लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं तथा राष्ट्रपति परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, यहाँ दिया है कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। इसमें भी है कौन सी स्वविवेकी शक्तियाँ हैं, तो इसमें देखिए, बहुमत दल का नेता का प्रधानमंत्री नियुक्त करना ये नहीं है, संसद का अधिवेशन बुलाना ये भी नहीं है, अधिवेशन बुलाना, लेकिन किसी विधेयक की आपत्तियों द्वारा संसद को वापस भेजना ये है स्वविवेकी शक्ति है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति ये भी नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना ये भी जो है ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, लेकिन किसी विधेयक को रोक कर रखना ये स्वविवेकी शक्ति है। फिर दिया है किसी विषय पर संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना ये भी है, और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना ये भी स्वविवेकी शक्ति है। इसलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित नहीं है।
इसका हो जाएगा क्या क्या सम्मिलित नहीं है, तो क्षमा कर सकता है, लघुकरण है, परिहार है और विराम है, जबकि प्रविलंबन भी है और रोक नहीं है और निरंतरता भी नहीं है। रोक और निरंतरता नहीं है। ई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार को भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? कौन कौन से? तो इसमें हो जाएगा औपचारिक और विधिक, मतलब कि औपचारिक है और विधिक मतलब दूसरा, और संवैधानिक और नाममात्र। विधिक और संवैधानिक नाममात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि किनको संसद के पटल पर रखवाए वो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। पहला, तीसरा और चौथा सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये गलत है। देखिए, संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोक लेखा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 81, 51(1) और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है, इसमें क्रम दिया है सूची, मतलब क्या इसमें है क्रम? तो सी फखरुद्दीन अली अहमद का क्रम क्या है? 1974 से 1977। एन संजीव रेड्डी का क्रम है 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन का है 1967 से 1969। वी गिरी का क्या है? तो 1969 से लेके 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति का लेसन खत्म हुआ है। उपराष्ट्रपति को हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।